पृष्ठीय रसायन जो चैप्टर चल रहा था, उस पृष्ठीय रसायन चैप्टर के अंदर दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरण। ठीक है, इससे पहले अपने अधिशोषण को खत्म कर चुके हैं। अधिशोषण के बाद में जो दूसरा टॉपिक आ रहा है हमारे पास उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आए बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या देखा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में उन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उन बाह्य पदार्थों की स्वयं के रासायनिक संगठन या द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जैसे अपने बहुत से उदाहरण ले सकते हैं जिसमें ऐसे बाह्य पदार्थों को काम मिल गया, जैसे हेबर विधि के अंदर अपने अमोनिया का निर्माण करते हैं, या अपने कह सकते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, या हमारे पास उदाहरण आ सकता है कि संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने जो कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। या आपने कह सकते हैं जैव उत्प्रेरण, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अंदर भी कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। तो उन ऐसे रासायनिक पदार्थों को बर्जीलियस ने उत्प्रेरक नाम दिया। जैसे अपने अभिक्रिया देख सकते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है पोटेशियम क्लोरेट का, अगर तापीय विघटन करवाया जाए तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह पोटेशियम क्लोरेट विघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करें कि इस पोटेशियम क्लोराइड का अगर विघटन कोई इसमें एक बाह्य पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बाह्य पदार्थ मिला दिया मैग्नीज डाई ऑक्साइड, इसमें बाह्य पदार्थ मिला दिया, तो इस बाह्य पदार्थ के मिलाने से भी इसका जो विघटन पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में हो गया। लेकिन यहाँ पर जो तापमान कितना चाहिए था, 600 डिग्री तापमान की जो आवश्यकता पड़ रही थी, तो इस अभिक्रिया में जो तापमान, जब हमने इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया तो इस अभिक्रिया में जो लगभग तापमान है वो 338 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं कि जब इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया इस अभिक्रिया के अंदर पोटेशियम क्लोराइड का जो तापीय विघटन करवा रहे हैं अपने, तो इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने से जो अभिक्रिया है वो कैसे हुई, निम्न ताप पर संपन्न होनी शुरू हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसके न तो रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन आया, न ही इसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। जितना आपने मिलाया था, जैसे हम मान सकते हैं 10 ग्राम अगर मिलाया था तो 10 ग्राम पोटेशियम जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में अपने को पुनः प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर एक मैग्नीज डाइऑक्साइड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ बन रहा है जो क्या कर रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या लेकर आ रहा है, परिवर्तन लेकर आ रहा है। ठीक है, जिससे जो अभिक्रिया है वो क्या हो गई, निम्न ताप पर संपन्न हो रही है। तो अपने कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक जो है वो क्या चीज है, उत्प्रेरक किसे कहा जाता है। तो अपने यहां पर उत्प्रेरक की अगर परिभाषा को देखा जाए तो अपने यहां पर उत्प्रेरक की परिभाषा दी है। उत्प्रेरक की परिभाषा क्या बनी, तो अपने इस परिभाषा को देखा जाए तो वह परिभाषा क्या है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अप्रभावित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तथा उनकी है जो क्रिया है इसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है। तो अपने पास यहाँ पर जो समझ में आ गया कि जो MnO2 है वो MnO2 यहाँ पर क्या कहला रहा है, एक उत्प्रेरक कहला रहा है। तो MnO2 का यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो पहले MnO2 की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो रही थी, वही MnO2 की उपस्थिति में जो अभिक्रिया के लिए जो तापमान है 338 डिग्री सेल्सियस के लगभग ये अभिक्रिया संपन्न होने लग गई, अर्थात अभिक्रिया के वेग को इसने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। लेकिन इसके स्वयं के द्रव्यमान वह संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमने कहा था MnO2 अभिक्रिया समाप्त होने पर इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, न ही इसके रासायनिक संगठन में, मतलब इसका जो सूत्र है
उसके अंदर जो सूत्र अनुपात जो मैग्नीज और ऑक्सीजन का जो अनुपात वगैरह है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। और उत्प्रेरक के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है, ये जो प्रक्रिया पूरी संपन्न हो रही है, इसे क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्प्रेरक व उत्प्रेरण की परिभाषा हो गई कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक जो पदार्थ हैं वो वास्तव में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन ला रहे हैं। उत्प्रेरकों का जो मुख्य कार्य हुआ वो क्या कर रहे हैं? जो अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, उस सक्रियण ऊर्जा में क्या ले आएंगे? परिवर्तन ले आएंगे। या सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देंगे उत्प्रेरक, या सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। तो अब अपने पास इसमें जो टॉपिक बन रहा है वह है हमारे पास उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें जो पहला उत्प्रेरक है वह है हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वेग को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या कर देते हैं? जो सक्रियण ऊर्जा है उस सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कम कर देते हैं। समझाई बात आपको? धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाएगा? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, अर्थात सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण लिया जाए, अपने यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर अपने अपघटन करवाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन से अपने को जल व ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए आपने कहा कि जो सक्रियण ऊर्जा है वह सक्रियण ऊर्जा 76 किलो जूल प्रति मोल सक्रियण ऊर्जा की अपने को आवश्यकता पड़ती है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कितनी है? 76 किलो जूल प्रति मोल है। लेकिन इसी अभिक्रिया को अगर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर अपघटन करवाया जाए, किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम की उपस्थिति में अगर इसका अपघटन करवाया जाए तो भी अपने को क्या मिलेगा? जल व ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होगी। लेकिन जब इस अभिक्रिया को अपने किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? प्लेटिनम की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो प्लेटिनम यहाँ पर किसका कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, वह सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर लेगा? कम कर लेगा। तो इस समय जो सक्रियण ऊर्जा है वो लगभग 57 किलो जूल प्रति मोल के लगभग आवश्यक होगी। जो पहले कितनी थी? 76 थी, और अब घटकर कितनी होगी? 57 होगी, 57 होगी। तो अपने कह सकते हैं कि जो धनात्मक उत्प्रेरक है, आपने यहाँ पर कहा ही है परिभाषा के अंदर कि सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा आपने समझा जा सकता है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में करवाया जाता है तो प्लेटिनम रासायनिक अभिक्रिया के इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम या जो उत्प्रेरक है वो धनात्मक उत्प्रेरक की कैटेगरी में आ रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसी प्रकार से आपने देख सकते हैं दूसरे जो उत्प्रेरक होते हैं वो हमारे पास ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से हैं? जिसका धनात्मक उत्प्रेरक का विपरीत प्रभाव होगा, अर्थात वह क्या करेंगे? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, वेग को क्या कर देंगे? वो कम कर देंगे। ऐसे रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरी स्थिति में अगर अपने सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे? सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं तथा सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। इसलिए अपने ऋणात्मक उत्प्रेरक को मंदक, दूसरे नाम है इसके, क्या बोला जा सकता है? इसको मंदक या इसको निरोधक भी कहा जा सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं?
कम करने का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अपने क्या नाम दे दिया जाएगा, मंदक या निरोधक नाम दे दिया जाएगा। इसी अभिक्रिया में अगर आपने देखा जाए कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अपने अपघटन की जो बात बताई है, इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अपघटन अगर अपने ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाया जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, ग्लिसरॉल इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो अपघटन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कर देता है, घटा देता है, अर्थात ग्लिसरॉल यहां पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, क्योंकि इसकी उपस्थिति में इस रासायनिक अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा वेग घट जाता है। अतः अपने कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जो ग्लिसरॉल है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से अपने पास यहां पर आ सकता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या आ सकता है, इस ऋणात्मक उत्प्रेरक का ये एक उदाहरण देते हैं अपने पास यहां पर कि पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए इसके अंदर टेट्रा एथिल लेड, जिसको अपने TEL कहा जाता है, टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है, जिसके कारण से पेट्रोल का जो अपस्फोटन की प्रक्रिया है वो घट जाती है। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोल के अपस्फोटन को घटाने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है या कौन सा उत्प्रेरक मिलाया जाता है, तो वह हमारे पास क्या हो जाता है, टेट्रा एथिल लेड हो जाता है। तो टेट्रा एथिल लेड किसका कार्य कर रहा है, आपने कह सकते हैं कि टेट्रा एथिल लेड यहां पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जो पेट्रोल के जो अपस्फोटन की जो प्रक्रिया है इसको घटाने का काम कर रहा है। तो टेट्रा एथिल लेड इस अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझने के लिए एक अपने आरेख की सहायता ली गई है। यह आरेख अपने अभिक्रिया के लिए जो संपन्न होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य खींचा गया है। प्रगति से अर्थ है कि अभिकारक किसमें बदलेगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। इस वक्र में अपने समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है, जो अभिकारकों के पास पहले से मौजूद है, लेकिन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए अपने कह सकते हैं कि यहाँ तक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभिकारकों के लिए क्या कहलाता है कि एनर्जी बैरियर कहलाता है। जब तक अभिकारक इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं करेंगे तब तक वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी बैरियर है, इस एनर्जी बैरियर तक आने के लिए अभिकारकों को क्या देनी पड़ेगी, अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अभिकारकों को सक्रिय करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है इसे क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो इस एनर्जी बैरियर को पार करके अभिकारक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह जो वक्र मैंने खींचा है वह उत्प्रेरक, अपने कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। ठीक है, उत्प्रेरक की क्या है, ये अनुपस्थिति में है। तो अपने कहते हैं कि जो उत्प्रेरक दो प्रकार के अपने बताए, धनात्मक उत्प्रेरक व ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, किस अभिकार जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जो अभिकारकों की जो सक्रियण ऊर्जा है इसके मान को घटा देते हैं। तो ये वाला अगर वक्र देखा जाए तो इस वक्र में क्या हो रहा है कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो पहले की तुलना में क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब अपने पास सक्रियण ऊर्जा लगभग इतनी है। तो इसका मतलब ये जो काम होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा है वह मूल ऊर्जा से क्या हो चुकी है, लगभग कम हो चुकी है। ठीक है, दूसरा वक्र अपने देख सकते हैं जिसमें जो सक्रियण ऊर्जा है सामान्य ऊर्जा अवस्था से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये वाला जो वक्र है वो किसके लिए आ रहा है, हमारे पास ऋणात्मक उत्प्रेरक के लिए आ रहा है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा कि सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अर्थात एनर्जी बैरियर पहले की तुलना में हमारे पास क्या हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है,
घट जाता है, जबकि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिसके कारण से ज्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकेंगे, अर्थात उससे सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अपने इस वक्र की सहायता से यह स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वह ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह परिस्थिति ऋणात्मक उत्प्रेरक में संपन्न होती है। तो इस वक्र की सहायता से अपने इसको सक्रियण ऊर्जा की सहायता से अपने धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक को समझा जा सकता है। इसके बाद में उत्प्रेरक का जो तीसरा प्रकार है हमारे पास, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक के बाद में तीसरा उत्प्रेरक आता है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है कि अपने बाहर से कोई पदार्थ इसमें नहीं मिलाया जाता है अभिक्रिया मिश्रण के अंदर, उस अभिक्रिया मिश्रण में कोई बना उत्पाद ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एस्टर का अम्लीय जल अपघटन जब करवाया जाता है, तो एस्टर के जब अम्लीय जल अपघटन से हमारे पास एसिटिक अम्ल व एथेनॉल की प्राप्ति होती है। तो अपने देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर अपने पहले कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया है, तो प्रारंभ में जो एस्टर का जो जल अपघटन हो रहा है वह मंद गति से हो रहा है, लेकिन जब इसके अंदर जो उत्पाद एसिटिक अम्ल व एथेनॉल बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो इस एसिटिक अम्ल के द्वारा निर्मित हाइड्रोजन आयन किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, जिसके बाद में कुछ समय बाद इस अभिक्रिया का वेग बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल अपने बाहर से नहीं मिलाया है, इस अभिक्रिया के अंदर उत्पाद के द्वारा ही वह निर्मित हो रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है इस अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो अपनी परिभाषा में यही कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे। ठीक है, ऐसे या बना उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग में क्या ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं अपने पास यहाँ पर, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल की जो अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन के साथ करवाई जा रही है, तो इस अभिक्रिया में पहले से अपने कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया गया है, लेकिन जब इस अभिक्रिया में MnSO4 बन जाएगा, तो ये MnSO4 के द्वारा जो प्रदत्त आयन है Mn+2 आयन, वह इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात प्रारंभ में जो ये अभिक्रिया होगी वह धीमी गति से होगी, लेकिन जैसे इस अभिक्रिया में जब MnSO4 बन जाएगा, तो वह MnSO4 में जो निर्मित Mn+2 आयन है वह उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अपने कह सकते हैं कि जो MnSO4 है इस अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को यहां पर देखा जाए, जैसे इसको समझते हैं अपने इस उदाहरण में। सबसे पहले उदाहरण में अपने देखा जाए कि सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया है वह तीव्र गति से हो रही है और वो किसका निर्माण कर रहा है, सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। लेकिन दूसरी अभिक्रिया में अगर देखा जाए, जिसमें अपने पास यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, यह सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो एक अभिक्रिया तो तीव्र गति से हो रही है जबकि दूसरी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। तो अपने क्या किया जाए, इन दोनों को मिला दिया गया, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को एक साथ मिला दिया गया। फिर इसका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अगर संपन्न करवाई जाए तो सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट की प्राप्ति हो रही है। तो अपने कह सकते हैं कि जब सोडियम आर्सेनाइड का पृथक ऑक्सीकरण जब करवाया जा रहा था, तो पृथक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसे सोडियम सल्फाइड के साथ मिला दिया गया तो इसका ऑक्सीकरण प्रारंभ हो गया।
ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि ये प्रेरित, एक प्रेरणा से इसका ऑक्सीकरण संपन्न हो रहा है। तो कुछ अभिकारक अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के वेग के प्रेरण से क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है वो सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को क्या करता है, प्रेरित करता है कि इसका भी क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया प्रेरित उत्प्रेरक। इसके बाद में अपने उत्प्रेरक के 4 प्रकार देखें, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और प्रेरित उत्प्रेरक। इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक बन रहा है वो है उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण क्या था, आपने कहा था जो उत्प्रेरकों के द्वारा जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है। तो उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, इसमें जो पहला प्रकार हमारे पास कौन सा है, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण किसे कहा जाता है, ऐसा उत्प्रेरण की प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक प्रवस्थाओं में अगर होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। क्या था समांगी उत्प्रेरण, जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्थाओं में होंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, समांगी उत्प्रेरण कहा जाएगा। जैसे अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर SO2 की जो अवस्था गैसीय है, ऑक्सीजन की अवस्था भी गैसीय है, जो इसमें ये तो हो गए यहाँ पर क्रियाकारक, ठीक है, ये लोग किसका कार्य कर रहे हैं, इसमें क्रियाकारकों की अवस्था कौन सी होगी, गैसीय। यहाँ पर जो उत्पाद SO3 प्राप्त हो रहा है इसकी अवस्था भी कौन सी है, गैसीय। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक NO को काम में लिया है उसकी अवस्था भी कौन सी है, गैसीय। तो तीनों की समान भौतिक प्रवस्था है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया, समांगी उत्प्रेरण में रखा गया। यह विधि कौन सी है, सीसा पक्ष विधि का अपने यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा ले सकते हैं, यहाँ पर एस्टर लिक्विड अवस्था में, जल लिक्विड अवस्था में दोनों क्रियाकारक अणु हैं। उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, एसिडिक अम्ल व अल्कोहल जो क्रियाफल है, जो भी लिक्विड अवस्था में है। और इसमें जो उत्प्रेरक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है वो भी किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। अर्थात सभी क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था द्रव है। तीसरे उदाहरण में जब सुक्रोज का उदाहरण लिया गया तो सुक्रोज जलीय अवस्था में और H2O भी जल है, तो दोनों क्रियाकारक द्रव अवस्था में। यहाँ पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज जिसका उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो भी दोनों किस अवस्था में, द्रव अवस्था में मौजूद है। और इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल वह भी द्रव अवस्था में मौजूद है। तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक तीनों की समान भौतिक प्रवस्था है, अतः इसे अपने क्या बोला गया है, समांगी उत्प्रेरण कहा गया है। इसके बाद में जो उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार है वह है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहा जाएगा, अपने कह सकते हैं कि ऐसा उत्प्रेरण की क्रिया जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक भिन्न भौतिक प्रवस्थाओं में मौजूद हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, इसमें तेलों का, तेल जो है उनका हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया देखी जाए तो अपने लिया गया यहाँ पर वनस्पति तेल जो द्रव अवस्था में होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैसीय अवस्था में मौजूद है, और वनस्पति घी जो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और उत्प्रेरक निकल जो लिया गया है वो किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये जो प्रक्रिया है वो किस में संपन्न हो रही है, विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया में संपन्न हो रही है। इसी तरह से हेबर विधि के द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो इस हेबर विधि में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, और जो अमोनिया जो निर्मित हो रही है वो भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। लेकिन इसका जो उत्प्रेरक है Fe वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो अर्थात क्रियाकारक वह क्रियाफल तो समान प्रवस्था में है लेकिन इसका जो उत्प्रेरक है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, भिन्न है, अतः इसे भी अपने विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर इसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे उत्प्रेरण के प्रकार हो गए।